नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आपको पिछली क्लासेस में बताते आए हैं कि हम स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस जो आपके पीईटी एग्जाम में आने वाला है और जैसे मैंने तैयारी करी थी, मैं आपको यहाँ पढ़ाने से ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जैसे मैंने तैयारी करी थी। और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो मेरे सारे ही क्वेश्चन सही थे एंशिएंट हिस्ट्री सेक्शन से। पहले हम क्या करने वाले थे कि सारे जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं जैसे एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हम एक ही क्लास में कवर करने वाले थे। कुछ दिक्कतों की वजह से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं थोड़ा सा और ये अलग क्लास में ले रहे हैं। तो हम अपना पहला पेट का सिलेबस देख लेते हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। जैसे कि पहला अगर टॉपिक हम देखें तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता किसकी? सिंधु घाटी की। और फिर वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन। फिर हैं आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्यन एम्पायर में आपके सिर्फ सम्राट अशोक और फिर गुप्त एम्पायर में आपके चंद्रगुप्त द्वितीय एंड समुद्रगुप्त एंड फिर हर्षवर्धन। अब राजपूत काल हिस्ट्री में एंशिएंट में ज्यादातर स्कॉलर्स के हिसाब से एंशिएंट में काउंट नहीं होता है। ज्यादातर हर्षवर्धन के मृत्यु को 647 में एंड माना जाता है। 647 को एंड माना जाता है एंशिएंट का। तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में। तो हम पहले देख लेते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम अपने उस पे आएंगे कि इसमें कवर क्या क्या करना है। नोट्स में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने नोट्स शेयर करने वाला हूं, तो उसी कड़ी में मैं आपको अपने नोट्स ही शेयर करूंगा। बस आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या था। ठीक है, तो आप जैसे मैप में देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो सेक्शन है ये सारा जो आपको हल्के से शेड में दिख रहा है, शेडिंग में, ये सारा इंडस वैली का पार्ट था और थोड़ा सा महाराष्ट्र के सेक्शन तक भी जाता था जो दैमाबाद था। ठीक है, इसका दैमाबाद जो है ये पॉइंट था और मांडा जो है ये इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और ये इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था। और इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था वो यहाँ कहीं जो है, जो इससे इन्फ्लुएंस पाया गया वो आलमगीरपुर जो है मेरठ में। ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर मेरठ में, कहाँ? मेरठ में। ये सब चीजें नोट भी कर लीजिएगा। मैंने जानबूझ करके इंक्लूड नहीं करी हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको सीखना चाहिए, कैसे आपको समझना चाहिए कि पीटी का सिलेबस कैसे एक्सप्लेन करना है, एक तरह से उसमें कैसे जाना है, कितनी डेप्थ तक जाना है और कैसे पढ़ना है उसको। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे धौलावीरा, लोथल और हड़प्पा एंड राखीगढ़ी, और इसमें ये पोर्ट्स जो आज का मॉडर्न जो है ग्वादर पोर्ट जिसको बोला जाता है, और उसके बाद फिर इसमें मोहनजोदाड़ो और भी साइट्स हैं जिनकी बात होगी, जैसे कालीबंगा और ये सब साइट्स हैं। और आप जैसा देख पा रहे होंगे इसके अलावा भी जो कल्चर है यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्चर क्या लिखा है यहाँ पे? कल्चर लिखा हुआ है। अब ये कल्चर क्या थे, इसको समझने के लिए सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच का फर्क जो होता है वो ऐसा नहीं कि इस एरिया के बाहर जो है लोग नहीं रहते थे, लोग रहते थे लेकिन वो सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस में कम थे। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर ऑल अक्रॉस इंडिया, सदर्न इंडिया तक, जो दक्षिण भारत है वहां तक एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इन कल्चर को इस सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं समझा जाता। ऐसे बहुत सारे, जैसे देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान में ये एक कल्चर जो हेलमंद कल्चर करके बोला जा रहा है इसको, तो ऐसे एग्जिस्ट करते थे। चलिए अब अपनी नोट्स पे आते हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अब इस नोट्स में क्या खासियत है कि पॉइंटेड फॉर्म में, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पॉइंटेड फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें और जो रह जाती हैं उसको आपको नोट करना, वो पहले बताऊंगा कि आप ये नोट कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो पहला टर्म दिया था कि इसे ये सिविलाइजेशन बोला जाता था, क्योंकि पहला जो एक्सकवेशन हुआ था, मतलब जहां खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था, वो था 1921 में। अब सोचिए
उसके पहले सिर्फ कथाओं में, किंवदंतियों में ये चीजें सामने थी कि ऐसा कुछ हुआ करता था, और कहीं कहीं पे रेफरेंस मिलता था, जो पुरानी जैसे वेदास थे और इन चीजों में रेफरेंस मिला करते थे, लेकिन वो इतने वाइड नहीं थे, वो हिस्टोरिकल नहीं थे, ऐतिहासिक नहीं थे। जैसे आज इतिहास समझा जाता है, वैसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में वो प्रेजेंट नहीं था किसी भी बुक में, इवन वेदास में भी। तो जब ये खोज हुई इसकी, तो इसे सिविलाइजेशन नाम दिया। जैसे और सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, उसी समकालीन, इंडस वैली के समकालीन, वो कौन सी थी? जैसे इजिप्शियन थी, ठीक है, इजिप्शियन, सुमेरियन, और साउथ अमेरिका में भी कुछ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो प्रॉपर सिविलाइजेशन की कैटेगरी में उनको कभी कभी कुछ स्कॉलर्स रखते भी नहीं है, कल्चर की उनको संज्ञा दी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण शहर थे, जैसे कि मोहनजोदारो, जैसे मैंने बताया आपको, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदरो, धौलावीरा एंड बनावली। अब ये इंपॉर्टेंट शहर छोड़ करके अब इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस साइट को जानने से ज्यादा कि ये कब, जैसे कि हड़प्पा पहली बार 1921 में, डेट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ये कहाँ है? पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी जी ने इसको लीड किया था, इसके एक्सकवेशन को लीड रोल प्ले किया था। सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तन, अब जो इंडस स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे मिली थे। अब मैं आपको बता दूं, इंडस स्क्रिप्ट जो है अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ओल्ड डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट कौन सी है इंडिया की, तो वो है ब्राह्मी, ठीक है। इंडिया में सबसे ओल्ड जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो डिसाइफर हुई, और किसने डिसाइफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ फैक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये वजन, वेट्स भी मिले हैं, मतलब जैसे बांट हमारे यूज होते हैं ना, वो मिले हैं। तांबे की बैलगाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान इधर उधर करने के लिए, अन्न भंडार मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ताबूत, कॉफिन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कॉफिन मिले हैं। और ये सिर्फ हड़प्पा में ही पाए गए हैं। ये बात गौर करने वाली है कि सिर्फ हड़प्पन साइट में ही ये कॉफिन्स मिले हैं। मतलब इंसान जब मर जाते थे तो उन्हें हर जगह अलग अलग प्रक्रिया थी, कहीं जलाया जाता था, कहीं पे दफनाया जाता था, कहीं पे ताबूत में बंद करके दफनाया जाता, कहीं पे और जैसे इजिप्ट में मम्मी बनाकर, जो राजा महाराजा होते थे, मम्मी बनाकर उनके जो लाश हुआ करती थी, उनकी जो बॉडी थी वो पिरामिड के नीचे जो है वो रखी जाती थी, जैसा कि आप कभी डॉक्यूमेंट्री में हो सकता देखे हो। दूसरी साइड मोहनजोदाड़ो 1922, और इसमें क्या था? आर.डी. बनर्जी जो थे, आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। और ये कहाँ है? लरकाना जिला। अब ये जिला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लरकाना आपको भटकाना कर देगा। तो सिंधु नदी के तट पर ये स्थित थी। कौन था? आर.डी. बनर्जी। कौन थे? आर.डी. बनर्जी। यहाँ पे क्या मिला है? ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ। मतलब जो इंडस वैली के लोग थे वो साफ सफाई पे बड़ा ध्यान देते थे। वहां पे आपको ड्रेनेज सिस्टम और सारी चीजें, मतलब इसके लिए फेमस थे। तो उसी कड़ी में एक उनके यहाँ द ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार, अन्न भंडार, और नृत्य करने वाली लड़की कांस्य मूर्ति। अब मैं आपको कांस्य मूर्ति दिखा देता हूँ एक बार कैसी थी। कांस्य मूर्ति जो थी वो ऐसे कुछ दिखती थी, ऐसे। तो आप देख पा रहे हो। अब डांसिंग कैसे लग रही है? डांसिंग का क्या मतलब? ये तो लग रहा है जैसे सिंपल खड़ी हुई है, ये लड़की जो है खड़ी हुई। अब जैसे ये जो पहनावा है ना, जैसे ऐसे बैंगल जो है यहाँ पे पहने जाते हैं, ये जो है आज भी राजस्थान में, कुछ ट्राइब्स में राजस्थान में देखने को मिलता है। उस इलाके में, इस इलाके में ये जो पहने जाते हैं, ये सब आमलेट्स वगैरह, ये आज भी देखे जाते हैं। अभी डांसिंग क्यों? देखो, इंडियन जो डांस है ना, इंडियन जो डांस है वो, अभी लड़की जो खड़ी है वो त्रिभंगा पोस्टर में खड़ी है। त्रिभंगा मतलब होता है कि कमर को थोड़ा सा
टेढ़ा करके हाथ रख के, मतलब जो पोज बनता है वो ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, बॉडी के ऐसे करके कुछ पोज ऐसे ऐसे बनता है कि आप तिरछा खड़े हुए। तो इंडियन क्लासिकल डांस में, हर डांस में, जितने भी क्लासिकल डांस, अब अजय सर ने आपको जीए की क्लास में ये चीज करवाई होगी जिसमें आपको डांसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई होगी। तो हर डांस में ये चीज इंपॉर्टेंट होती थी, त्रिभंगा पोस्चर। तो इसीलिए कहा गया कि ये डांसिंग गर्ल है, ठीक है, इसकी पोज जो बनाई गई वो डांसिंग गर्ल है। समझ गया ना? अब एक मुहर भी पाई जाती है जो बहुत फेमस है, जिसे पशुपति सील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशुपति सील। अब पशुपति तो यहाँ लिखा है, सील मतलब मुहर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन में कि गॉड भी, पशुपति जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड भी थे। दाढ़ी वाले आदमी की स्टेटाइट मूर्ति, दाढ़ी वाला आदमी मैं नहीं, अभी दिखाता हूँ दाढ़ी वाला आदमी कैसा था। या आप लोग मुझे समझ ले कि दाढ़ी वाला आदमी था, नहीं, दाढ़ी वाला आदमी देखो मैं अभी बताता हूँ कहाँ। अभी शायद स्लाइड आई भी थी आप लोगों के सामने, ये दाढ़ी वाला आदमी, ये दाढ़ी वाला आदमी थोड़ा थोड़ा शायद मेरे जैसा लग रहा है ना? हाँ, कुछ लोग बोलते भी। तो ये जो स्टेटाइट की मूर्ति थी, अब ये क्या होता है, ये सोप स्टोन होता है। क्या होता है? सोप स्टोन। शायद दिख नहीं रहा होगा इतना, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये सोप स्टोन था, सोप स्टोन मतलब ये मेटामॉर्फिक। अब मैं ज्योग्राफी में इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा कि मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो मतलब थोड़ा नरम होती है और इससे बनाया गया था, ठीक है, रॉक होती है स्टेटाइट, ये जो है उससे बनती है और उसी से बनाया गया था। तो कितना देख लीजिए, कितना क्राफ्ट जो थी इनकी कितनी शानदार थी, जो क्राफ्ट थी इनकी कितनी शानदार थी। ये दाढ़ी वाला आदमी हो गया, ठीक है। और अगर आप मैप्स से और इमेजेस से पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से हिस्ट्री को या ज्योग्राफी, इवन कोई भी सब्जेक्ट, आप जब अपने दिमाग में पिक्टोग्राफिक मेमोरी, मतलब जैसे किसी चीज को याद करना तो आपके दिमाग में तस्वीर आएगी। जैसे आप जिस गली में बार बार जाते हैं उस गली में वो आपको एक तस्वीर दिखाई देती है, ना कि आप रास्ता याद करते हैं। आप क्या, आपके दिमाग में क्या था, वैसे मान लीजिए सीधे जा रहे थे, फिर एक लेफ्ट आता है, तो आपके दिमाग में एक मेमोरी बनती है जो पिक्टोग्राफिक होती है, फिल्म की तरह होती है जो चल रही होती। ऐसे ही आपके दिमाग में सब्जेक्ट्स चलेंगे अगर आप थोड़ा इमेजेस के हेल्प से, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से सब्जेक्ट्स को समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। सिंधु नदी पर चंद्रहुदड़ो जो है ये साइट है, ये सिंधु नदी पर है और सिंध में, यहाँ कॉमा लगा लिए, सिंध में, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में। यहाँ पे चूड़ी फैक्ट्री, जैसे मैंने दिखाया था ना, डांसिंग जो गर्ल थी वो बैंगल्स उसने पहन रखे थे, हाथ यहाँ तक जो है पहन रखे थे, यहाँ तक। तो ऐसे कुछ है। इंक पॉट, जिसको हिंदी में जैसे दवात बोलते हैं, जिससे लिखाई पढ़ाई का काम होता है, मतलब ये लोग लिखने पढ़ने में भी बहुत आगे थे, इसीलिए इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, कुछ चीजें इन्होंने ऐसी करी थी जो आज भी शायद उतना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं। जैसे वहां कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं मिलता, प्रशासनिक कोई ऐसा ढांचा नहीं मिलता कि बहुत बड़ा कोई किंग रहा हो, बहुत बड़ा कोई उनका एक विशाल का साम्राज्य बनाने की उन्होंने कोशिश करी हो, मतलब बहुत ही पीसफुल लोग थे, ऐसा देखने से पता चलता। लेकिन वो निश्चितता के साथ उतना नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए उस तरह से। कालीबंगा, कालीबंगा अब अपने यहाँ जो है ये राजस्थान में। अब ये कालीबंगा जो है ये कुछ साइटें जो अभी इंडिया में है, मतलब अभी पाकिस्तान निकल गया ना इंडिया से, तो जो अभी साइट्स हैं उसमें ये 1953 में इसका एक्सकवेशन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ क्या मिला है, लकड़ी का हल चलाते थे, और हल से क्या, फरोड लैंड। अब यहाँ पे बुआई लिखा हुआ है, बुआई का मतलब है कि बुआई लिख गया है इंग्लिश ट्रांसलेशन का हिंदी में होने में, फरोड लैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फरोड लैंड मतलब जैसे जुताई की जाती खेत की, तो ऐसे ऐसे कुछ निशान पड़ जाते हैं खेत में, ऐसे, ठीक है,
दोनों तरफ ट्रैक्टर चलता ना, या बैल से अगर की जाती तो ऐसे ही कुछ निशान बन जाते हैं खेत में, ठीक है। तो इसे ही फरोड लैंड बोला। फिर यही बुआई की जाती है, फिर ऊपर से उसको ढक दिया जाता है बीज को, ऐसे ऐसे, समझ गए। ऐसे ही जो है फरोड लैंड पाई गई, मतलब खेती वगैरह भी ये लोग करते थे कुछ चीजों की, वो आगे बताएंगे कौन सी चीजों करते थे। लोथल गुजरात, लोथल गुजरात। अब ये क्यों? क्योंकि ह्यूमन मेड बंदरगाह था। सोच लीजिए, आज से 5,000, 4,000, 4,500 साल पहले ह्यूमन मेड एक बंदरगाह, पोर्ट, जैसा यहाँ लिखा भी है, पहला मानव निर्मित बंदरगाह। डॉक यार्ड, यहाँ शिप भी आती जाती थी, ठीक है। पोर्ट या पत्तन नगर है पोर्ट, ठीक है। और भोगवा नदी, भोगवा नदी पर है ये, मतलब जब भोगवा नदी गुजरती है तो ये गुजरात के इस हिस्से में, ऐसे जैसे गुजरात का मैप है, तो यहाँ पे जैसे लोथल है तो भोगवा नदी पर ये पोर्ट है जो आकर समुद्र में गिरती है, तो ये भोगवा नदी है। शतरंज, अभी मैं इस करंट अफेयर से जोड़ के इसको देखता हूं। अगर आप बता सकते हैं तो एक चीज बताइए कि 44th जो चेस ओलंपियाड हुआ है, चेस ओलंपियाड जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? कमेंट में बताइए कि कहाँ हुआ है, ठीक है। अगर आप याद कर पा रहे हो, मैंने करंट अफेयर की क्लास में इसको करवाया है। और शतरंज के जो इन्वेंटर हैं वो कौन माने जाते हैं? इंडियंस, या कह लीजिए इंडस वैली के लोग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस साल का, क्योंकि ये ऐसी साइट है सुरकोटदा में, गुजरात में, जहां पे घोड़ों की हड्डियां, अब ये घोड़ों की हड्डियां इतनी क्यों इंपॉर्टेंट? घोड़ों की हड्डियां इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, देखिए होता ये था ना, जैसे वैदिक जब एज शुरू हुई तो जो बेटर लड़ लेता था, ऐसा माना जाता है फिलहाल कि बाहर से लोग आए, आर्यंस जो है लोग आए, इंडस वैली के लोगों ने उन्हें युद्ध में हरा दिया, और वो लोग घोड़ों से आए थे, और बेटर उनके पास लोहा यूज करने की, मतलब उनके पास जो तलवारें थी वो बेटर थी, लोहे की थी, तो उन्होंने इंडस वैली के लोगों को हरा दिया। हालांकि इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत डिबेटेबल इशू है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल ये ऐसी साइट है जहां घोड़ों की हड्डियां पाई गई हैं, और कहीं पे इतना देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो आर्यन इन्वेजन वाली थ्योरी है वो काफी पॉपुलर हो गई, जो अंग्रेजों के द्वारा गढ़ी गई थी। हरियाणा का बानावली हिसार जिला, मतलब बानावली साइट है जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा राखी गढ़ी, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो राखी गढ़ी सबसे बड़ी बन गई। पहले क्या हुआ करती थी? मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी साइट हुआ करती थी, अब इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी को माना जाता है। और ये हरियाणा के एक कोई गांव है बिरहाना करके, वहां पे जो है ये साइट आपको मिल जाएगी। अब इसकी खासियत क्या थी, देख लीजिए इसकी खासियत है रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर। अभी रेडियल सड़कें क्या है? अगर आपने किसी सिटी को ऊपर से देखा हो, मतलब ड्रोन व्यू लिया हो, तो रेडियल सड़कें मतलब जैसे एक मान लीजिए कि मेन सिटी, ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क का, अब न्यूयॉर्क रेडियल है मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये बीच का सेंटर है, सेंटर ऑफ द सिटी, फिर इससे जो ऐसे ये सारी रोडें जो है इसी में आके ऐसे मिलती, सेंटर में आके ऐसे, ये रेडियल व्यू, मतलब रेडियल व्यू आकृति से शहर बसाया जाता है, फिर इन्हीं के किनारे ऐसे घर बने होते हैं, इन्हीं सड़कों के किनारे घर बने होते हैं ऐसे, ये है रेडियल। और यार एकमात्र शहर है जो ऐसा था, ठीक है, रेडियल प्लानिंग थी। और ये लोग शहर बसाने में, उसकी वाटर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे के लोग थे। धौलावीरा, अभी धौलावीरा पिछले साल भी आया था एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में। अब ये इसलिए आया था क्योंकि 40वां विश्व धरोहर, हो सकता है इस साल भी पूछ लें कि 40वां विश्व धरोहर स्थल, घुमा के पूछ लें, ठीक है। पिछली बार डायरेक्ट नहीं पूछा था भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो उनकी संख्या क्या है? 40 है, ठीक है, क्या है? 40 है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है वो भी आप नोट करके बताइए, सर्च करके बताइए कि वर्ल्ड हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं वो बताइए। अब इनका
इनकी खासियत क्या थी कि इनके पास वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो बहुत ही अद्वितीय किस्म का था, ठीक है, अनमैचेबल। किसी और के पास उस टाइम पे किसी और के पास ऐसा सिस्टम नहीं था वाटर मैनेज करने का। उसी कड़ी में ये लोग बांध भी बनाते थे, तटबंध मतलब चेक डैम्स बनाते थे, और खेल में भी लोग आगे थे, इनके पास स्टेडियम भी थे। अब क्या खेलते थे वो उतना क्लियर नहीं। उसका रीजन है कि हम लोग उनको पढ़ने में असफल रहे हैं अभी तक, तो उतना नहीं जान पाए हैं। और ये जो कहा जाता है ये अनुमानता ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, उसको इतना भी दिल पे नहीं लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी का चांस जो है वो बदल जाती है। हिस्ट्री बदलती भी है, ये भी सोच लीजिए। राइटिंग में बदलती है, कहने का मतलब हिस्ट्री तो जो हो चुका हो तो हो ही चुका, उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन राइटिंग में उसके परसेप्शन में, पर्सपेक्टिव का फर्क आ जाता है, समझ गए, उस सेंस में मैं बोल रहा। अब सुमेरियन जो ग्रंथ है इसे मेलुहा के रूप में संदर्भित करते हैं। अमीश त्रिपाठी की एक किताब, राइटर हैं काफी बड़े, अगर आपने नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। इन्होंने मेलुहा के नाम से किताब भी लिखी है, फिक्शन है लेकिन बेहतरीन किताब है। और ये कपास का उत्पादन करने वाले, कॉटन, कहा जाता है कि इंडिया इज द मदर ऑफ कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। कपड़ों को हमने बनाया था और इंडस वैली के लोगों ने बनाया था। अब इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कुछ लिखना है, मान लीजिए ऐसे लिखना है कि भौंकना, ठीक है, भौंकना ऐसे करके करना है, तो भौंकने को लेकर कुत्ते की आकृति ऐसे कुछ बना दी मान लीजिए। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं कुत्ता नहीं बना पाऊंगा फिलहाल, कोशिश मैंने करी लेकिन बन नहीं पाया। ये पिक्टोग्राफिक थी, समझ गए होंगे। चाइनीज आप स्क्रिप्ट देख लीजिए, अगर नहीं समझ पाए तो चाइनीज स्क्रिप्ट देख लीजिए, वैसा ही कुछ। यहाँ लोगों को, सॉरी एक फैक्ट छूट गया है पीछे, ये है बोस्टोफेडन, ठीक है। वेस्टोफेडन का मतलब होता है जैसे आप कुछ इधर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप फिर जैसे मान लीजिए वह सुंदर है, ठीक है, लेकिन बदतमीज है, ठीक है, ऐसे कुछ है, लेकिन बदतमीज है। तो अब ऐसा कुछ अगर हम लोग वेस्टोफेडन में हिंदी होती तो ये ऐसे लिखते, मतलब यहां से लिखना स्टार्ट किया, फिर जो अगला सेंटेंस है वो उधर से स्टार्ट होगा, समझ गए। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। अब ये जोड़कर देखा जाता है वैदिक सिविलाइजेशन, लड़ाई वगैरह सब, मतलब लोहे एक बेटर, अभी तक स्टील, लोहे के बाद स्टील आ गई तो उसमें थोड़ा और हम लोग एडवांस हो गए। ये जो वेपन वगैरह आजकल बनते हैं एयरक्राफ्ट, अब और मेटल्स दूसरे आ गए जैसे कार्बन फाइबर वगैरह, जो माना जाता है कि स्टील को रिप्लेस करेगा आगे आने वाले फ्यूचर में, स्टील को रिप्लेस करेगा। इसी तरह ब्रॉन्ज को लोहे ने रिप्लेस किया था। इसी तरह सब मेटलर्जी चलती रहती है। हड़प्पा के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब बार्टर सिस्टम, जैसे आपको कुछ जरूरत है, हमें कुछ जरूरत, दोनों की आवश्यकताएं मिल गई तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। उत्पादित गेहूं, जौ, मटर ये सब थे, और जौ सबसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, उसके बाद गेहूं था, ठीक है। इंडिगो सबसे प्रसिद्ध रंग था। और पालने में क्या होता था, बैलों को, भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को और गाय को पालने का वो चलन नहीं था, ठीक है। गायों को पालने का मतलब गाय उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उस जमाने में, ठीक है, उससे ज्यादा भैंस इंपॉर्टेंट थी। सबसे प्रमुख देवता जैसे मैंने बताया पशुपत महादेव। और स्टील पर मुख्य रूप से दर्शाया गया जो चित्र है वो है बैल, जिसको एक सील जो है बहुत फेमस है, उसमें ऐसे करके स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये मेरे ही नोट्स हैं, अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक में दे दिया जाएगा। और ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, मैं आपको कंप्लीट 10 तारीख या 11 तारीख तक, ठीक है, थोड़ा लेट हो गए हैं हम लोग इस चीज को करने में, लेकिन ये वादा करते हैं कि आपको हम सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और इसी रणनीति के साथ जो मेरी रणनीति,
मैं दूसरे का नहीं जानता कि दूसरे ने कैसे किया था, और मेरे जब 99.6 परसेंटाइल आए तो इसी स्ट्रेटजी, इसी रणनीति के साथ आए थे। चलिए फिर से अपने लेक्चर पे आते हैं। और इसकी, हाँ, इसकी इंग्लिश पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये इंग्लिश से ही ट्रांसलेट हुई। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, क्योंकि गौरव सर का अनुरोध था कि इसको हिंदी में पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो पीटी की जो परीक्षा देने वाले लोग हैं वो ज्यादातर हिंदी ही से ही देते हैं, तो इसको हिंदी में ही पढ़ाया जाए। अब इसके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके डिक्लाइन के क्या कारण बने, उसके लिए कुछ विद्वानों ने इस पे स्टडी की और अपने अपने निष्कर्ष दिए। तो कुछ ने कहा कि बाहरी आक्रमण हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ। ठीक है, अब ये जो है आर्यन आक्रमण और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये दोनों सेम जैसे लगते हैं ना, लगता है दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है उस तरीके से। बाहरी आक्रमण का मतलब है कि बाहर से कहीं से भी, किसी भी दिशा से लोग आए हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, ये मतलब पिन पॉइंट करना वो नहीं है पॉसिबल कि कहाँ से आए थे। ये इनकी थ्योरी थी, और स्टुअर्ट पिगट की। ठीक है, और कुछ लोग जैसे मॉर्टियम व्हीलर थे और मैक्स मूलर उसमें थे, दो लोग थे, मैक्स मूलर और मॉर्टियम व्हीलर, जो आर्यन आक्रमण, आर्यन इन्वेजन थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये जो है इसकी वजह से सिविलाइजेशन जो है चली गई। और जो सूदैन अग्रवाल, इन्होंने कहा कि नदी का सूखापन और जलवायु परिवर्तन किसने बोला? ऑरेल स्टीन और एलन घोष ने। अब ये दोनों एक ही तरह के कारण है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज का इशू कितना बड़ा बन रहा है, तो ये जो अब डिबेट है ये इस दिशा में मुड़ गई है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हम उसका असर देख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। अभी हाल ही में देखा कि चाइना में, दुनिया मतलब चाइना की हिस्ट्री के एक तरह से सबसे लंबा चलने वाला सूखा, और उसमें चाइना की सबसे बड़ी नदी सूख गई। उसमें कुछ पुरातत्व के अवशेष भी मिले, बुद्ध की कुछ मूर्तियां मिली, भगवान बुद्ध की, उस नदी के उसमें जो जहां नदी का जो कोर्स होता है, ठीक है, बेसिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति, अब इंडस वैली खत्म होती है, अब आती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट आर्य कहां से आए, क्योंकि माना जाता है कि इनका डिक्लाइन हुआ, तो फिर आर्य कहां से आए, आर्य कहां से आए, इस पे क्या है कुछ लोगों का। हालांकि जब ये लोग कह रहे थे चीजें, तब उत्खनन नहीं हुआ था इंडस वैली का। ठीक है, एक्सकवेशन नहीं हुआ था, तब ये लोग कह रहे थे, इसको मतलब स्वीकार कर रहे थे कि आर्यन इन्वेजन हुई थी ऐसी कुछ करके। लेकिन ये लोग कहते थे कि तिब्बत से आए हैं, कोई जरूरी नहीं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्कटिक से आए हैं, मैक्स मूलर ने कहा सेंट्रल एशिया से आए। अब डीएनए स्टडीज बताती है कि सेंट्रल एशिया से ही थे। ठीक है, डीएनए स्टडीज, हालांकि इस पे भी डिबेट है, लेकिन ये डीएनए स्टडीज बताती हैं कि ये सेंट्रल एशिया से थे। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जेंड अवेस्ता, इसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी काफी जानकारी इंडिया के बारे में देता है, क्योंकि बगल का ही था। ईरान जो आज का है, वो ईरान जो है आज का, उसमें पारसी लोग रहते, जैसे रतन टाटा है ना, रतन टाटा तो पारसी ही है, पारसी उनका हेरिटेज है, ईरान से आए थे बहुत सालों, हजारों साल पहले। तो उनका जो एक ग्रंथ है पवित्र जेंड अवेस्ता, ये फारसी में है, और ये बहुत सारी जानकारी देता है, तो इसको याद रखिएगा। आर्य शब्द, अब आर्य शब्द, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, एक बार यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, हालांकि ये कोई ऐसा इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है जो पेट एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा कुछ था। ध्यान दीजिएगा कि आर्य शब्द किस तरफ इशारा करता है, ऐसा कुछ था। ठीक है, मतलब ये क्या है एक्चुअली, आर्य जो शब्द है ये किस तरफ इशारा करता है, ये है क्या एक्चुअली। तो पहला ऑप्शन ऐसे करके कि ये रेस है एक, ठीक है, और दूसरा ये कोई ऐसा वॉरियर ग्रुप है, मतलब, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि ये स्पीच ग्रुप है, मतलब कि ये लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया एक ग्रुप है, ऐसा करके आया था। तो ये
जो आर्यन जो शब्द है ना, आर्य शब्द, आर्य शब्द, ये स्पीच डिनोट करता है, ठीक है। स्पीच जैसे बोलते हैं ना इंडो आर्यन लैंग्वेज, तो स्पीच, स्पीच डिवाइड करता है कि इंडो आर्यन मिक्स हुआ और इंडो आर्यन का, जो कि इंडिया से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है, यूरोप तक जाता है। इसलिए इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन या प्रोटो इंडो यूरोपियन ऐसे करके भी बहुत सारी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी हैं। द्राविडियन अलग है, वो जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं ज्यादातर वो द्राविडियन बेस्ड ही हैं, ठीक है। अब ये जो आए थे मध्य एशिया से, इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इसके प्रमाण मिलते हैं, ये जो भोजकाई शिलालेख है, ये जो भोजकाई शिलालेख है, यहाँ पे इसके प्रमाण मिलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? टर्की में, जो तुर्की जिसका नाम बदल दिया गया है, इसको भी आप करंट अफेयर में ले सकते हैं कि तुर्की इसका नाम कर दिया, टर्की ने अपना नाम क्या बदल दिया, तुर्की कर दिया। तुर्की जो है वो मध्य एशिया से थे, ऐसा ही जो यहाँ पे शिलालेख मिला है भोगस्काई, ये इंगित करता है कि सेंट्रल एशिया से थे। जिस जिस रीजन में बसे उसे सप्त सिंधु कहा गया, फिर बाद में ब्रह्मवर्त, फिर बाद में आर्यवर्त, ऐसे नाम बाद में बदलते गए। नियोग एक परंपरा थी। नियोग का मतलब होता था कि अभी आ सकता है कि नियोग का क्या मतलब है। नियोग का मतलब है कि जैसे बड़ा भाई अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो उसकी वाइफ है, उसकी जो पत्नी है बड़े भाई की, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो छोटे भाई से विवाह कर सकती है, ऐसी परंपरा थी, उसको नियोग बोला जाता था। गाय को अघन्या, अघन्या अनन्या नहीं, अघन्या, ठीक है। अघन्या मतलब जो मारी नहीं जा सकती, नॉट टू बी किल्ड, जो कि आज भी है, ठीक है। बहुत सारे राज्यों में ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें नॉट टू किल्ड, नॉट टू बी किल्ड, इसको नहीं मारा जाएगा। काउ स्लॉटर इज बैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हमारे जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी ये चीज है कि आप गाय के लिए वो ऐसे कानून कुछ बनाएंगे आर्टिकल 48 में कि गाय को बचाया जाएगा, ठीक है। इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता थे। सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो ऋचाएं हैं वो इंद्र के ऊपर ही है, ठीक है। उनकी प्रेयर के लिए ही लिखी गई। गायत्री, अब जो गायत्री माता है उसका उनका जो मंत्र है वो देवी सावित्री, ठीक है। देवी सावित्री। अब देवी सावित्री कौन? देवी सावित्री जो है जो सूर्य की पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा, सूर्य की पूजा में उनके रूप हो गए, मतलब कई रूपों में पूजा जाता था, उसी में से एक रूप था देवी सावित्री का, और उन्हीं के पूजा में या कह लें उसी की इवोक किया जाता था, इंग्लिश में कहते हैं इन्वोक करना, वो जो है गायत्री मंत्र होता था। और फिर ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी, गायों की खोज जैसा शब्द जिसका मतलब होता है वो किया गया है। अब वस्तु विनिमय, जैसे मैंने बताया था इंडस वैली में वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, यहाँ पे सिक्कों का चलन जो है स्टार्ट हो गया था, जिन्हें कहा जाता था निष्क, ठीक है, निष्क। अब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने आप, निष्क जो है बोला जाता था जो सिक्के होते थे। साहित्य पे आते हैं। साहित्य, साहित्य वेद, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है कि डायरेक्ट जो है नेचर से आए हैं या गॉड से आए हैं, इन्हें किसी इंसान ने गढ़ा नहीं है, किसी इंसान ने लिखा नहीं है। तो पहला था ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, मतलब बोला जाता है कि ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट जो है वो ऋग्वेद है, वर्ड का, ठीक है। वर्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट है जो करीब 3500 साल पहले, मतलब सबसे जो डेट दी जाती है जो ज्यादातर लोग मानते हैं वो 3500 साल पहले मानते हैं, ठीक है। जो परंपराएं हैं वो बहुत ज्यादा पीछे तक ले जाती है, लेकिन जो हिस्ट्री में जो कहा जाता है वो 3500 साल ही कहा जाता है। इसमें क्या है, अब यहाँ भजन लिख गया है, भजन नहीं, इसको हिम्स होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में होना चाहिए ऋचाएं, ठीक है। इसमें क्या है, 10,000 का 1028 ऋचाएं हैं और 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और 10वां मंडल पुरुष सूक्त की व्याख्या करता है। अब पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त जो है वही उस मंडल का वो जो हिस्सा है, उसमें एक मंत्र है जिसमें बताया गया, इसमें एक्चुअली भगवान के, जो भगवान ने यूनिवर्स बनाया उसमें क्रिएशन की बात की गई, और उसी क्रिएशन के समय कुछ ऐसी बात हुई कि ये जातियां कैसे बनी,
या इंसान कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि इतने वर्गों में ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया। ब्रह्मा के मुख से जो है ये कोई कुछ लोग निकले, ठीक है, कुछ लोग पैरों से निकले तो उन्हें शूद्र बोल दिया गया, मुख से निकले जो ब्राह्मण कह दिया गया। मतलब इस तरह की चीजें जो है वो कही गई इसमें। यहीं से जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और तो इसमें किसमें कहा गया? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। होत्री जो होता था, जो ऋग्वेद की जो रिसाइट करता था, जो बोलता था, वो होत्री होता था। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठानों की पुस्तक बोला जाता है इसको। मतलब मंत्र जो हमारे जो हवन वगैरह जो होते हैं, जो कर्म कांड, बेसिकली जो कर्म कांडी जो होते हैं वो इस वेद को फॉलो करते थे, ठीक है। तो कर्म कांडी का मतलब क्या है? जैसे जो रिचुअल्स में ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है, कि जैसे ये कर लो, ये मंत्र पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे, मतलब ये कर्म कांड इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो में जो है भारतीय संगीत को प्रेरित करता है, ये म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है, मतलब सारा म्यूजिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन काफी माना जाता है। अथर्ववेद जो है वो जादू, मैजिक, मतलब कहा गया कि ऐसा वेद आया, सुपर नेचुरल पावर। आप जैसे देखते हैं मूवीज में, वैसी कुछ पावर, सुपरमैन वाली पावर आ जाएगी। अगर आप ये यज्ञ इतने घंटे तक लगातार कर लिए तो आप सुपरमैन बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ मैजिक की बात की गई, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला गया, मतलब ऐसे ही कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या करते हैं। अब वेदों की व्याख्या करने का मतलब है कि बस समझाते हैं कि ये कह क्या रहे हैं, ठीक है। और कभी आपने अगर वेद खोल के देखे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों की क्यों आवश्यकता पड़ी होगी। क्योंकि समय जब बीतता है तो शब्दों के मायने बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, सोसाइटी बदलती है, तो काफी चीजें बदल जाती हैं, उनके इंटरप्रिटेशन भी बदल जाते हैं। इसी तरह आज भी हो रहा है, बहुत सारे भाष्य लिखे जाते हैं, टिप्पणियां, टीका टिप्पणी की जाती है हर किताब पे। तो ये उसी की प्रक्रिया में एक काम हुआ था जो एंशियंट टाइम में हुआ था। तो कुछ ब्राह्मण जो जुड़े थे, वो ब्राह्मण जो ग्रंथ थे वो क्या थे? ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो ऋग्वेद से जुड़े थे, सतपथ और तैत्रीय यजुर्वेद से जुड़े थे। अब मैंने इनको क्यों लिखा? क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ तो काफी सारे थे वो, और वेदों से, जैसे यजुर्वेद और वो सॉरी सामवेद और अथर्ववेद से जुड़े थे। फिर थे अरण्यक। अरण्यक क्या थे? ये ब्राह्मण ग्रंथों को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन थे एक तरह। और अरण्यक क्यों बोले जाते हैं? अरण्य का क्या मतलब होता है? अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। ये लोग जंगलों में ऋषि जो होते थे, और जो जैसे वानप्रस्थ में जब लोग जाते थे, संन्यास लेते थे, तो जो उनके एक्सपीरियंसेस होते थे वो अरण्यक ग्रंथों में लिखे जाते थे, ठीक है। और वो कंक्लूड करते थे उस चीज को जो ब्राह्मण ग्रंथ समझा रहे होते थे, सिखा रहे होते थे। वेदांग क्या है? वेदांग जो है वो वेदों के अंग है, जिसमें जो है निकल के आई जो प्रैक्टिकल जो चीजें थी, मतलब एक तरह से विद्वता निकल के जो आई। जैसे वेदों का क्या मतलब होता है? ज्ञान, ठीक है। अब ये जो है पहला, अब शिक्षा, मायने बदलते हैं शब्दों के, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा का आज जो मतलब है वो तब नहीं था। इसका मतलब है फोनेटिक्स, मतलब ध्वनि विज्ञान, ठीक है। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र में फैमिली लॉज वगैरह होते थे। क्या होते थे? फैमिली लॉज। और भी मतलब जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें थी वो कल्पसूत्र में लिखी हुई थी। व्याकरण, अब व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रंथ है जो पाणिनि का लिखा हुआ है, वो क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी है। और निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है डिक्शनरी। और पहली डिक्शनरी किसने दुनिया की लिखी थी? वो ऋषि कश्यप ने लिखी थी। कौन, किसने लिखी थी? ऋषि कश्यप ने लिखी थी। छंद, मतलब कि जैसे मीटर्स होते हैं ना, जैसे जो म्यूजिक को थोड़ा समझता है वो जानता है कि मीटर होते हैं। जैसे गाना लिखा जाता है उसको काटा छांटा जाता है, तो वो छंद में, जैसे कि रामचरितमानस का पाठ जिसने किया है वो इस चीज को समझ सकता है। ज्योतिष, तो ऋषि लगध थे एक, ठीक है, LADAH इनकी GH ऐसे स्पेलिंग होती है, वो ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र क्यों, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? इसमें जो कर्म कांड होते थे, जो हवन होते थे, जो पूजन होता था,
उसके टाइम को डिसाइड करने के लिए कि बढ़िया टाइम क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, मतलब इनका डिसाइड जो किया गया वो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से किया गया। ठीक है, अब महाकाव्य देख लेते हैं। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य जैसे रामायण। अब महाकाव्य का मतलब होता है बहुत बड़े लिखे गए कविताएं, एक तरह से आप कह लीजिए। आप पश्चिम में चले जाइए, आपको भी मिलेंगे, मतलब हर जगह महाकाव्य होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं। जैसे ओडिसी, ठीक है, क्या है ओडिसी और इलियाड, ये दो बहुत फेमस हैं। तो इनको आप कंबाइंड कर लीजिए, ठीक है, इनको आप कंबाइन कर लीजिए, या जितने और भी हो कहीं और मिला लीजिए, वो कंबाइन कर लीजिए। आप महाभारत सिर्फ एक तरफ रख दीजिए, महाभारत सिर्फ एक तरफ रख दीजिए, ये सारे छोटे पड़ जाएंगे। कितना बड़ा है, ठीक है, तो कितना बड़ा है? 1,00,000 श्लोक है, 18 पर्व हैं, और भगवत गीता जो है भीष्म पर्व से निकाली गई है। अब भीष्म पर्व क्या? भीष्म पर्व में जो है वो 10 दिन की कहानी बताई गई है। ठीक है, मतलब भीष्म पर्व जो है वो जब तक आता है तब तक 10 दिन हो जाते हैं, और 10 दिन में फिर वो भीष्म जो है उनको मारने की प्लानिंग होने लगती है। रामायण 24,000 श्लोक हैं, ठीक है, 24,000 श्लोक है और 7 कांड है। अब कांड मतलब होता है एपिसोड। अभी क्या है, योगी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काकोरी कांड को, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको मैंने करंट अफेयर्स में कराया है। अब कांड से मुझे याद आ गया तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। काकोरी एक्शन डे कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया? काकोरी एक्शन डे। अभी एक्शन डे जो है ना, इसको क्यों किया गया, ये नाम बदला गया तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कांड जो शब्द है वो, जैसे कोई कहे कि आपने कांड कर दिया, मतलब गलत अर्थों में उसका प्रयोग होता है, लेकिन एपिसोड हुआ करता था मतलब। और अंग्रेजों ने भी जो कांड यूज किया था शब्द, वो एपिसोड ही बोला था। जैसे आप धारावाहिक देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं टीवी पर, तो वो एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 40, एपिसोड 45, उसी तरह वो कांड उसको आप बोल सकते हैं, कांड 1, कांड 2, ठीक है। तो ये कांड गलत अर्थों में, इसीलिए शब्दों को कहा जाता है कि इसके मायने समय के साथ बदलते हैं, उनका अर्थ बदलता है। वो कभी बड़ी चीज को, जैसे कि उसका जो एक्सपेंशन कह लें उसको, कि ज्यादा ब्रॉड होता उसका मतलब, फिर धीरे समय के साथ सिकुड़ भी जाता उसका मतलब जो होता है। वो कम चीज को, जैसे अगर फील्ड है, कभी खेतों को इंग्लिश में, या खेल के अर्थों में जो स्टेडियम होता है उसको भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो ऐसे होता रहता है, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मैंने इसलिए यहाँ करवा दिया। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस जो है उसमें कितने कांड है, उसको आप कमेंट बताइए, ठीक है। पुराण कितने थे? 18 थे। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। और सबसे बड़ा कौन सा है? स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण में करीब 84,000 श्लोक हैं, ठीक है। अब मैंने 2 ही क्यों लिखे हैं, 18 ना लिख करके? क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, या अगर नहीं भी ये पूछे गए तो अगर आपको 2 ये चीजें पता है ना। अब मत्स्य जो है वो सबसे पुराना है, और स्कंद जो है सबसे बड़ा है। अब कहा जाता है कि जो पुराण लिखे गए हैं उसमें एवोल्यूशन की बात की गई, तो आज की जो इंटरप्रिटेशन की, पहले आज जो लाइफ जो पैदा हुई पानी में हुई, ठीक है। तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना, सबसे पहला लिखा गया। फिर जो विष्णु के अवतार जो बोले जाते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ते 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 वो लैंड टेरेस्ट्रियल हो गए उनके अवतार, तो बोला जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ जो है जमीन पर आ गए ये लोग, जमीन पर रहने के पानी से निकल, ऐसा कुछ पौराणिक चीजों में इसका फिर ब्रह्मवादिनी क्या है? ब्रह्मवादिनी जो है वो महिलाएं हुआ करती थी, बहुत विदुषी हुआ करती थी। वो कौन? घोष, लोक, मुद्दा, मैत्री एंड विश्ववरा, ठीक है। ये ब्रह्मवादी, इन्होंने कुछ वेद ऋचाओं का एक तरह से उसको कंपाइल किया था, उसको लिखा था, ठीक है। सभा, समिति, विधाता और गण, ये सभाएं थी, जैसे लेजिस्लेशन पार्लियामेंट नहीं होता। अभी कुछ नदियों के नाम है जो पुराने नाम थे, अब नए नाम भी उनके पास में लिखे, जैसे सतलुज है नया नाम है, सतद्री इसका पुराना नाम था। अब इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाए। रावी, परुष्णी, अस्किनी, चिनाब, विस्तृता, झेलम, ठीक है, ठीक है ना, इनको याद। उपवेद,
अब उपवेद का मतलब है कि वेदों की ही तरह एक तरह से उनमें नॉलेज है, वेद तो नहीं है वो, ठीक है। उपवेद का मतलब इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, इंस्पिरेशन। अब आयुर्वेद के बारे में, वेद वेद ही आयुर्वेद के बारे में अगर कुछ आपको देखना है तो वो ये जो है आयुर्वेद ही नाम का ग्रंथ ही एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वही है उपवेद। आयुर्वेद के बारे में कुछ जाना तो आयुर्वेद में जाइए, ठीक है, ऐसा कुछ। गंधर्व वेद, संगीत के बारे में जाना तो आप गंधर्व वेद की तरफ जाएंगे, वो किससे रिलेटेड है, सामवेद, इंस्पिरेशन मिली इससे। धनुर्वेद, तीरंदाजी, अब ये युद्ध विद्या का आप इसको कह सकते हैं। अब धनुर्वेद क्यों, धनुर्वेद उस समय की महान टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। जैसे किसी कठिन चीज को आज डिनोट करना होता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, कठिन मानी जाती है, तो उसी को डिनोट करता है जो उस समय सबसे प्रबल होता है। अब धनुष जो है वो एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन था, दूर से लोग जिसने भी खोज करा होगा उसने काफी समय तक डोमिनेट किया होगा, ठीक है, कि दूर से आप देख भी नहीं पा रहे हैं और एक तीर आया आपको लग गया, आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र का मतलब जो है आज है वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लेकिन तब ये अर्थ का मतलब, जैसे कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा, तो उनका सिर्फ इकोनॉमी से मतलब नहीं था। वो अर्थशास्त्र जो आज की इकोनॉमी उसकी बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने जो राज्य है उससे रिलेटेड बातें की। उन्होंने कहा राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब उन्होंने जो जितना भी जो व्यवहारिक जीवन है उसको सारों को समेटा अपने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में। वैसा ही कुछ अथर्ववेद से रिलेटेड, ये इसको शिल्प शास्त्र भी बोला जाता है, कि जैसे घर कैसे बनाएं और मतलब और भी चीजें, क्राफ्ट कैसे बनाएं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड, ये अथर्ववेद से रिलेटेड। आगे आते हैं। अब ये है कुछ दर्शन। अब दर्शन मैं यहाँ पढ़ाने वाला नहीं हूं कि मैं आपको दर्शन पढ़ाऊंगा। दर्शन की जगह जैसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिका, ये दर्शन है, दर्शन के नाम है। अब इनके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, यहाँ कपिला लिखा है, कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम कड़ात, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण। अब इसको वेदांता भी बोला जाता है, वेदांत, ठीक है। वेदांत मतलब वेदों के एंड टाइम्स में, ठीक है, जब वेदों का इन्फ्लुएंस मतलब फिलॉसफी की तरफ जा रहे थे, तब ये बदरायण है। उन्हीं से इंस्पायर जो है वो ये वेदांतिक फिलॉसफी के संबंधित कौन है, एक बहुत पॉपुलर शख्सियत है और करंट अफेयर से भी ये क्वेश्चन, वेदांतिक फिलॉसफी में जो शंकराचार्य जी थे जो साउथ से उठकर उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, उसी में से एक मठ के जो शंकराचार्य हैं उनकी मृत्यु हुई है 99 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। वो कौन से मठ के थे, एक करंट अफेयर क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के बारे में जानते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में। बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। अब प्रबुद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनलाइटेंड, 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 जिसे रिफाइंड नॉलेज हो, प्रज्ञा, ठीक है। रिफाइंड नॉलेज को क्या बोलते हैं, प्रज्ञा। वैसा ही कुछ आपके अंदर नॉलेज है और वो इतनी रिफाइंड फॉर्म में है कि आप इनलाइटेंड लगते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। बुद्ध से पूर्व आने वाले बुद्ध कश्यप, हालांकि 2-3 ऐसे, ये ट्रेडिशन में है, मतलब ये ट्रेडिशन से मिलता, परंपरा से आती है, हिस्ट्री में इसका कोई ज्यादा प्रमाण नहीं है, ठीक है, परंपरा से आई हुई चीजें हैं। कश्यप जो है इनको माना जाता है कि ये बुद्ध से पहले आने वाले, पूर्व आने वाले बुद्धा थे। बहुत सारे बुद्धा जो है वो पहले भी आ चुके हैं, भगवान बुद्ध से भी पहले। और भविष्य के जो आने वाले, ये इंपॉर्टेंट है, भविष्य के आने वाले कौन है, मैत्रेय। भविष्य के आने वाले कौन है, मैत्रेय, इसको याद रखिएगा। भविष्य में जो बुद्धा आएंगे वो कौन होंगे, मैत्रेय होंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना ऑब्वियस है, गौतम बुद्ध जी। इनका जन्म 566 ईस्वी में, इनका जन्म 566 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। इनका नाम क्या था, प्रिंस सिद्धार्थ। तो दुर्योधन और महामाया माता पिता का नाम, ठीक है। और शाक्य वंश के थे तो इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता था। फिर इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। एक इंटर में आपने पोयम पढ़ी होगी जिसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। ये पोयम है, लॉन्ग पोयम है, जिसे लिखा था एडविन अर्नोल्ड ने। क्या लिखा, एडविन अर्नोल्ड।
इसको इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता पूछा जाए। एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड सर्च कर लीजिएगा, मिट गया है तो सर्च कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा क्या है एग्जैक्टली। अब उनके जन्म के बाद क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो मौसी थी उन्होंने उनका लालन पालन किया था। उनका नाम क्या था? गौतमी। इसी की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? गौतमी, गौतम इनका नाम पड़ गया। ठीक है, गौतम बुद्ध। फिर उनका विवाह यशोधरा से हुआ। अब यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, और महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? रिकॉल करिए जरा, आगे अभी बताएंगे आपको कि क्या था। ऐसा ही कुछ नाम था, ऐसे ही आपको याद होगा। यशोधरा था, उनका क्या था? याद आया कुछ? चलिए मैं बताता हूं, यशोदा। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, मैंने हाईलाइट भी करा है। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। त्याग का विचार बुद्ध के मन में जब आया तो मनुष्य की चार चार अलग अवस्थाओं को देख कर गया, और ये चन्ना के साथ जो है ये घूमने जाते थे बाहर। तो किस घोड़े पर उस घोड़े का नाम क्या था? बता सकते हैं आप? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, आप उसको कमेंट कीजिए कि उसका क्या नाम था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जानबूझ के नहीं लगा। कुछ आप मेहनत करें, कुछ हम मेहनत करें, और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, 35 साल की उम्र में निरंजना, जो आज फल्गु नदी है। फल्गु नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर में भी, अभी बोधगया में नीतीश कुमार जी ने, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अभी हाल ही में वो फिर से मुख्यमंत्री के शपथ लिए हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक रबर डैम, ताकि जो पिंडदान करने जाते हैं, अभी पितृपक्ष जल्दी ही गुजरा है, पिंडदान करने जाते हैं, वो पानी की कमी से परेशान ना हो वहां, तो एक डैम का निर्माण किया गया। ठीक है, एक डैम का निर्माण किया गया। अब ये बरगद के पेड़ के नीचे लगातार 49 दिनों तक ध्यान करते रहे, और उरुवेला, ये बोधगया का पुराना नाम है। ठीक है, उरुवेला में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस पेड़ को बोधि वृक्ष, बाद में इसको फिर बोधि वृक्ष कहा गया। और बोधि वृक्ष को कब जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया? तो कब कहा गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसका दर्जा दिया गया वो 2001 में दिया गया। ठीक है, 2001 में दिया गया, इसको नोट कर लीजिएगा, 2001 में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपना उपदेश वाराणसी सारनाथ में दिया। उसको, उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब ये जो स्लैश करके लिखा है ये पाली भाषा इसका है, ये मतलब बेसिक इसका मतलब वही है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये थोड़ा सा अलग है, धर्म चक्र प्रवर्तना ऐसे करके पाली में बोला जाता रहा होगा। ठीक, महापरिनिर्वाण, जब इनकी साल मतलब साखू के पेड़ के नीचे मृत्यु होती है उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के महत्वपूर्ण समकालीन कौन थे? महावीर, जैन, प्रसन्नजीत, बिंबिसार, ये लोग इनके अजात शत्रु, उनके समकालीन थे। महावीर स्वामी, अब इस पे एक कंट्रोवर्सी भी है कि मतलब कौन बड़ा था। ठीक है, कौन बड़ा था? ट्रेडिशन, जो परंपराएं हैं वो कहती हैं कि महावीर स्वामी बड़े थे, लेकिन मैंने काफी सोर्सेज में चेक करा तो जो डेट निकल के आती है वो 540 इनकी निकल के आती है, और ऊपर आपने देखा होगा 563 इनकी निकल के आती है। कौन? बीसी में, मतलब ईसा पूर्व की बात। ठीक है, बीसी में, ईसा पूर्व की बात। तो कौन बड़ा था? बुद्ध ही शायद बड़े थे, भगवान बुद्ध ही बड़े थे। भगवान स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है, वो शायद इनसे 20-25 साल शायद छोटे थे, या बड़े भी हो सकते हैं। इस पे काफी डिस्प्यूट है इस फैक्ट पे, लेकिन इनकी डेट जो है परीक्षा में अगर पूछी जाएगी तो आप यही लिखेंगे। 8 महान स्थान है, इसमें इतने स्थान है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि पाटलिपुत्र बुद्ध से संबंधित नहीं है, उसमें एक ऑप्शन था पाटल। अब संबंध का क्या मतलब? संबंध का तो संबंध तो था, लेकिन ये वहां कभी गए नहीं पाटलिपुत्र में। ठीक है, इन्होंने बाहर भ्रमण किया, उपदेश दिए, कुछ और संरक्षण में जैसे बौद्ध भिक्षुओं को भेजा, उन्होंने कहीं कुछ स्थापित किया, इस तरह से जो है मठ स्थापित किए। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कभी पाटलिपुत्रा में गए नहीं। इस वजह से माना जाता है कि पाटलिपुत्र का संबंध गौतम बुद्ध जी से नहीं है। अब बुद्ध की शिक्षाएं, अब मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, साफ साफ लिखा था जीवनी एवं शिक्षाएं।
तो अब शिक्षाएं भाई देख लेते हैं। भोग और कठोर संयम जैसे चरम कदमों को त्याग कर मध्य मार्ग, मतलब ज्यादा ना आप भोग की तरफ जाइए, ज्यादा प्लेजर की तरफ भी मत जाइए, और ज्यादा आप एक्सट्रीम की तरफ, मतलब संयम की तरफ, कि मतलब जैसे मान लीजिए 2 महीने से मिठाई नहीं खाई, लेकिन मान लीजिए 1 महीने बाद मिठाई खाने का मन हुआ, तो फिर भी आप कह रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, इतना भी एक्सट्रीम नहीं हो जाना है, ठीक है, इतना भी एक्सट्रीम आपको नहीं होना है, तो मध्य मार्ग अपनाना है। क्या करना? मध्य मार्ग। अब इसी से जुड़ी एक स्टोरी है, जिसमें स्टोरी क्या है, एक कथन है कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाएं। वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाएं। अब वीणा के तार क्या है? हमारे गुरुजी ने ये चीज बोली थी, वीणा के तार म्यूजिक बजते हैं जब वो बेहतर तरीके से टाइट भी हो लेकिन ढीले भी ना हो, तब वो बेहतर म्यूजिक देते हैं आपको। लेकिन अगर उनको बहुत ज्यादा खींच दिया कि बहुत और अच्छा म्यूजिक आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। अगर वीणा के तार टूट गए तो म्यूजिक देना बंद कर देंगे। यही एक तरह से उन्होंने कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया में भी ये चीज है, ये स्टोरी जो है वहीं से निकली है, कि वो खिड़की पर बैठकर देख रहे थे गौतम बुद्ध एक दिन संगीत को, तो उनको वही चीज दिखाई दे रही थी, तो वहां से उनको ये ज्ञान मिला, ऑब्जर्व किया उन्होंने। चार आर्य सत्य हैं। कौन से आर्य सत्य हैं? कि भैया दुख तो है दुनिया में, और इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। आपने सिलेक्शन की इच्छा की है, आपने सिलेक्शन की इच्छा की है, और अभी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो हो सकता है आपको तकलीफें हो रही हो, दुख हो रहा हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब शायद हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, और वही इच्छा आपके मन में रह जाए, और वही आपके दुखों का कारण बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए अभी मेहनत कर लीजिए, ताकि ये इच्छा आपके दुख का कारण ना बने। लेकिन इन बुद्ध जी के कहने का क्या मतलब था कि ऐसा नहीं, कर्म मत करो, कर्म मत करो। ये एक तरह से गीता जो बोलती है कि इच्छा न करो फल की, वही है कि एक्सपेक्टेशन मत करो। कामना पर विजय पाकर दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगला सेंटेंस, कामना पर, अभी आपका अगर घूमने जाने का मन कर रहा है तो घूमिए मत, क्योंकि 15-16 को आपका पेपर है, आपका एग्जाम है, आप पढ़ लीजिए। आप अपनी कामना पर विजय करेंगे तो आपने दुख पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इच्छा पर विजय प्राप्त की जाती है। अब अष्टांगिक मार्ग, इनके जो अलग मतलब नीचे दिए गए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो राइट स्पीच, राइट सोचना, सही तरीके से जो है पालन करना चीजों का, मतलब ऐसे 8 जो है इनके अष्टांगिक मार्ग बोले जाते हैं, जो आप इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। त्रिरत्न, अब जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन वो थोड़े अलग हैं। इनका क्या है? बुद्ध, बुद्ध का मतलब यहाँ आदमी कोई नहीं है, ठीक है, धम्म और संघ। अब ये धर्म, पाली में धम्म बोला जाता है धर्म को, तो वही चीज है धर्म और संघ। संघ मतलब कि जैसे अपने यहाँ संगति बोली जाती है ना, सुसंगति, कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें, उनके रूल्स को फॉलो करें, ग्रेट बीइंग्स को फॉलो करें, तो संघ में आप रहें। और बुद्ध में मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें, ये रही, उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता को विकसित करें, ठीक है। और धम्म, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें, वही आपके लिए धम्म है। संघ क्या है? भिक्षुओं का आदेश, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बुद्ध ईश्वर या आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। और महावीर स्वामी को क्या है? उनका आत्मा में तो विश्वास था, लेकिन भगवान पर, ईश्वर पर वो भी विश्वास नहीं करते थे। वो नहीं मानते थे कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती है। कर्म और अहिंसा पर बल दिया, ये तो सबको पता होना है, ठीक है। बुद्ध ने पाली में शिक्षा दी। अब ये चीज नोट करने वाली है कि पाली में शिक्षा दी, संस्कृत में नहीं, पाली में। उनकी भाषा की थी पाली की। और उनके पहले शिष्य कौन थे? तपुसा और भलिका। अब ये मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी वो थे, जो इनके पहले शिष्य बने, तपुसा और भलिका। प्रथम बौद्ध परिषद, फर्स्ट काउंसिल जो हुई, वो बुद्ध के तुरंत मृत्यु के बाद हुई। कब हुई? 483 BCE में, ठीक है। और एक सतपर्णा गुफा है राजगृह बिहार में, वो वहां पे ये परिषद कराई गई। अध्यक्षता कौन करने वाले थे? महाकश्यप थे। मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई जैसे बुद्ध
अब वो उपदेश देने के लिए है ना, उनकी शिक्षाओं को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ऑर्गेनाइज करने में अब ये पूछा जा सकता है कि विनय पिटक क्या है मतलब, ठीक है। तो वो बुद्ध ग्रंथ है जो मठवासी संहिता है एक तरह से, कि भिक्षुओं को कौन सा, जो भिक्षु होते हैं उनको कौन से रूल फॉलो करने चाहिए संघ में रहते हुए, तो वो है विनय पिटक। अब इसका विनय पिटक, अब इसका ट्रिक ये है कि विनय मतलब जैसे आपसे विनम्रता से कहा जा रहा है कि आप ये कर लीजिए, ठीक है, विनम्रता से कहा जा रहा है कि आप ये कर लीजिए। तो अब ये ऐसा कौन बोलता है कि रूल फॉलो करवाने की, विनय, विनय से बोला जा रहा, विनम्रता से बोला जा रहा, तो आप ये मठवासी संहिता आप कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। सूत पिटक, अब जैसे ये हो गया, तो सूत पिटक क्या हो गया, बुद्ध की शिक्षाएं हो गई। अभिधम्म पिटक भी होता है, उसमें क्या है कि फिलोसॉफिकल डिस्कशन, यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि दो जब आप जानते हैं तो तीसरा आप ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में परीक्षा के आगे 15-16 तारीख तक नहीं, 2-3 दिन पहले ही आपको ट्रिक वीडियो देने वाला हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ना आते हुए भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड काउंसिल कब हुई, सेकेंड काउंसिल हुई शिशुनाग वंश के राजा कालशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया 383, ठीक है, 383, ये बुद्ध के 100 साल मृत्यु के बाद ये काम हुआ, ठीक है। और यह वैशाली में आयोजित किया गया, सबगामी ने इसकी अध्यक्षता करी, ठीक है। और यहां से ही सेकेंड बुद्ध, अब ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी संगीति से मतलब काउंसिल से ये बुद्धिज्म में डिवाइड हुआ दो समूह में, थेरवाद और महायान। थेर का मतलब होता है एल्डर, ठीक है, पाली में इसका मतलब होता है एल्डर मतलब बड़ा, ठीक है, और महायान तो बाद में आया, ठीक है, तो ग्रेटर व्हील। थेरवाद जो है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थेरवाद नहीं, ये हीनयान है, ठीक है, तो उन्हीं की शाखा में जो है एक तरह से इसको हीनयान कहना चाहिए, हालांकि पार्ट इसी का बनता है, लेकिन इसको हीनयान कर लीजिए आप। अब थोड़ा और डिस्कशन करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, इन्हीं की ब्रांचेस में जो है निकल के आते हैं हीनयान और महायान। मतलब द लेसर व्हील जो पहले था, लेसर व्हील, इसको सही कर लीजिए, गलती हो गई है टाइपिंग में, द लेसर व्हील, और ये क्या है, ग्रेटर व्हील, क्या है, ग्रेटर व्हील, इंग्लिश वाले भी इसको समझ लें, ठीक है। हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है, उसके आगे और भी ब्रांचेस बनती हैं उसमें, लेकिन वो हमारे डिस्कशन का विषय नहीं है। तीसरा काउंसिल सम्राट अशोक, इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित किया, कब, 250 ईसा पूर्व में, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्सा थे, जो अशोक जी के गुरु भी थे। और क्या धर्म इन्होंने फैलाया, हीनयान, जो बाद में जो क्या बोलते हैं इसको, जो पहले मतलब जो प्राचीन था, ठीक है, महायान नहीं, हीनयान, समझ गए, मतलब जो बुद्ध के टाइम था, ये कह सकते हैं आप, जो ओरिजिनल टीचिंग्स वाला था। चौथी जो है वो बुद्ध परिषद कनिष्क के हुई, इसमें महायान को फैलाया गया, ठीक है, बाद में हुई, और कब हुई, इसके जो ये कनिष्क के शासनकाल में, तो एडी में हुई, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और इसके अध्यक्ष, यहाँ कंफ्यूजन होता है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष बने और सुघोष इसके उपाध्यक्ष। फर्स्ट एडी में इसको बोला जाता है कि मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसका सम्मेलन हुआ, कहाँ, कुंडलवन, जो कश्मीर में है, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में जानते हैं, जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, और 20 पहले कौन से, ऋषभ देव थे, और थर्ड कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। उनके माता पिता क्षत्रिय थे, और मतलब ये एक चीज मानी जाती है कि जितने भी तीर्थंकर थे जैन में, वो सारे ही
क्षत्रिय संप्रदाय से, या क्लास कह लीजिए आप इसको, अगर जाति न कहें तो क्लास जो है वहां से आते थे। ठीक है, और ये फैक्ट जो मैंने लिखे सारे ही पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया यशोदा, और इनके जो पहले जो शिष्य बने थे वो जमाली बने थे। जमाली इनके कौन थे? दामाद थे। ठीक है, इन्हीं के बेटी के पति थे। 23 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपना घर त्याग दिया और भटकते हुए तपस्वी बन गए। 13 साल तक इन्होंने इधर उधर भटका। फिर 42 साल की उम्र में एक साल के पेड़ के नीचे, वहां क्या था? बरगद का पेड़ था, यहाँ साल का पेड़ है, जिम्बिका ग्राम गांव में कैवल्य प्राप्त किया। वहां पे क्या था? अलग था शब्द, किसके लिए? ज्ञान के लिए। और यहाँ क्या है? कैवल्य है। इनको कंपेयर करके पढ़िए। इसके बाद उन्हें महावीर जिन, जीना लिख गया है यहाँ पे, जिन कर लीजिए, जिन या जितेंद्री कहा गया। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, निग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त, और कैवलिन कहा जाने लगा। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया और पावा में इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में। पहले तीर्थंकर, जैसे मैं बताया, इनका प्रतीक बैल माना जाता है और महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह माना जाता है, मतलब लायन। महावीर जी की शिक्षाएं क्या थी? संलेखना, भूखा रहकर प्राण त्यागने की प्रक्रिया को, इनकी शिक्षाएं मतलब एक्चुअली बाद में आती, लेकिन जैसे कि संलेखना एक, इस पे काफी विवाद भी होता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पे बहस चली थी। तो संलेखना में धीरे धीरे भूखा रहकर प्राण त्याग देने की एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है बुद्धिज्म, इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ये कोई ऐसी शिक्षा नहीं थी, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है जो ऐसे चली आ रही है। हाईएस्ट क्या था वो बुद्धिज्म में भी वही कि निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है। त्रिरत्न, वहां भी त्रिरत्न थे, लेकिन त्रिरत्न थोड़े से अलग हैं। सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही आचरण। जैन परिषद देख लेते हैं। जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में हुआ। और ये क्यों होते हैं? मतलब जब किसी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करना होता था तो काउंसिल बैठाई जाती थी, जिसमें ये चीजें होती थी। 12 अंगों को जैसे यहाँ संकलन किया गया। दूसरी कब होती? 5वीं शताब्दी में वल्लभी में, गुजरात में जो है वो होती है। देवरधि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में आयोजित की गई। और मौर्य साम्राज्य में सिर्फ अशोक, तो मैंने यहाँ पे अशोक को ही उनका सिलेबस कंप्लीट किया। तो 321 में घनानंद को हराकर वो सिंहासन हथिया लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त, 321 में। उसके बाद फिर बिंदुसार, उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र अशोक, फिर ग्रैंड सन दशरथ जो है अशोक के ग्रैंड सन थे, जो सत्ता पर आते हैं। अशोक 268 में जो है सत्ता पर बैठते हैं और 332 तक, मतलब 36 साल तक रहते हैं। और इनकी पिता का जो नाम था बिंदुसार था। वहां जो बुद्ध के टाइम पे थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार थे, ये बिंदुसार हैं। और सुभद्रांगी जो है उनके माता पिता थे, दोनों मिलाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन हुए। तो ब्लड रिलेशन में जब आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी तब आप समझ ही जाएंगे, अभी भी समझते होंगे। ठीक है, उनका जो निक नेम्स थे वो देवनाम पिया या पिय दासी। ठीक है, 304 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 268 से, जैसे मैंने बताया, फिर उनकी 232 ईसा पूर्व जब उनकी मृत्यु हुई। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना में थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध जो है कौन से रॉक एडिक्ट में है? तो कौन से रॉक एडिक्ट में है? 13th में है। ठीक है, लगभग अशोक ने बौद्ध, अब ये डिबेट का इशू है। डिबेट का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया था, वो पहले अपना लिया था, बाद में जो है वो कलिंग युद्ध हुआ था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इनके गुरु कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा थे। और ये फैक्ट आपको बताया गया। अब आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में सिर्फ 2 हैं हमारे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के? वो थे श्रीगुप्त। अब ये टाइम लाइन आप याद करिए। ये टाइम लाइन जो है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे यूजफुल होती है। ये टाइम लाइन जो होती है ये कैसे यूजफुल होती है आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में। समुद्रगुप्त, इनका ये रीन था, मतलब ये कार्यकाल था एक तरह से। और इन्होंने लिच्छवी विधुत्र की उपाधि ली क्योंकि इनकी माता जो है लिच्छवी राजकुमारी थी। शासनकाल का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में संरक्षित है। प्रयाग प्रशस्ति में कई और राजा में, मिडिवल हिस्ट्री में मैं आपको और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख उनकी दरबारी कवि हरिसेना ने लिखा था। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखा गया था क्योंकि संस्कृत का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका था।
उन्हें तेज बुद्धि और कौशल, मतलब ये कविराज भी थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। ठीक है, इन्होंने कई उसकी रचना भी करी थी, कई ग्रंथों की रचना भी करी थी जिसे माना जाता है। दक्षिण भारत में भी गए और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है वी ए स्मिथ द्वारा। समुद्रगुप्त एक वैष्णव थे। वैष्णव मतलब होता है जैसे जो विष्णु के अवतारों के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। और कविराज की उपाधि जो है इन्होंने ली। और एक और थी सर्वराज ओछेता, मतलब कि अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, मतलब सभी की जड़ें हिला देना, सभी किंग्स की। केवल यही गुप्त शासक थे जिनकी उपाधि जो है सर्वराज ओछेता के नाम से जानी जाती है। मूल प्रकार के सोने के सिक्के होते थे, दिनार कहा जाता था। दिनार, अब ये नोट कर लीजिएगा, क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये उसके प्रकार हैं कि बाघ जो है वो मारने वाले प्रकार की, यहाँ राजा जो है बाघों को मार रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्रकार होते थे। अब दूसरा नंबर जो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, इनका रीन है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त को बोला जाता था, कि अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। लेकिन रामगुप्त का जिक्र क्यों है? क्योंकि वो तो सिलेबस में है नहीं। तो मेन जो है तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक कौन था? कौन था? रामगुप्त था, ठीक है। रामगुप्त क्या था? एकमात्र तांबे के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक था, वो रामगुप्त था। चंद्रगुप्त ने वैवाहिक गठबंधन बनाया, मतलब जैसे अपनी बेटी की शादी किसी और राजघराने में कर दी, उनकी बेटी को अपने घराने में, फिर तीसरे की चौथी, मतलब इस तरह से गठबंधन बनाते थे वैवाहिक जो होते थे, ठीक है। वही चीज लिखी कि रुद्रसेन से अपनी, वाकटक जो साउथ में होते थे, रुद्रसेन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। शकों पर विजय किए, चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। वह चांदी के सिक्के जारी करने में पहले गुप्त शासक थे। और सकारी और विक्रमादित्य की उपाधियों से नवाजा गया। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा द्वितीय राजधानी बनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हाईलाइट कर लिए, उज्जैन को, ठीक है। क्या? उज्जैन को। अब इसको आप, ये पीडीएफ है, इसको आप पढ़िए, ठीक है, बार बार पढ़िए। और जो ना समझ में आए उसको थोड़ा सर्च कर सकते हैं, अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। बाकी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा एलेबरेट करके बताता भी हूँ। अब इनके 9 रत्न थे, 9 में से मैंने 6 ही लिखे इनके, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। और कालिदास की रचनाएं आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने जानबूझ के नोट नहीं करी, आप भी कुछ मेहनत करें, जैसा मैंने कहा। अमर सिंह कोश धन्वंतरी, नवीनतम चिकित्सा पे धन्वंतरी किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड है। वराहमिहिर, ये एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन एक तरह से थे, इनकी जो रचनाएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। वरुरुचि, वर्तिका इन्होंने लिखी थी, अष्टाध्यायी पर जो टिप्पणी थी। और शंकु लास्ट में, ठीक है। क्या थे? शंकु थे, ये ग्रामर से रिलेटेड थे। कौन? शंकु। वर्धन वंश, वर्धन वंश जो है ये यहाँ से एंड माना जाता है हर्षा के रूल से, एंशियंट का, बहुत सारे स्कॉलर्स की तरफ से। अब वर्धन वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। और हर्ष का जन्म 590 ईस्वी पूर्व में हुआ। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कन्नौज इनकी राजधानी थी। नर्मदा की लड़ाई जो है वो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा की गई, जिसमें हर्ष को हरा दिया गया, ठीक है। हुएन सॉन्ग जो है इनकी, हुएन सॉन्ग इनकी यात्रा के समय, मतलब हुएन सॉन्ग की यात्रा के समय हर्ष जो है भारत के उत्तर भारत में खासकर इनका शासन हुआ करता था, ठीक है। और इनको लेखक भी माना जाता है, कौन से? ये 3 से ग्रंथ, ठीक है, इनको देख लीजिए, रत्नावली, नागलन, प्रियदर्शिका। हर 5 साल में मोक्ष नामक एक महान सभा आयोजित की जाती थी। अब ये मोक्ष जो है ये ऐसी सभा होती थी जिसमें किंग्स जो है दान किया करते थे। उस समय जो चाइना से आए थे, जो घूमने वाले, जिन्हें ट्रेवलर कहा जाता था, वो जो है इनको ये समझते थे, क्योंकि बुद्धिज्म को भी काफी संरक्षण देते थे, तो उनको लगता था ये बौद्ध बन गए हैं। लेकिन बाणभट्ट की जो हर्षचरित है वो हमें बताता है कि वो शुद्ध रूप से शैव थे, ठीक है। क्या थे? शैव, मतलब महाकाल के भक्त थे, समझ रहे हैं। 41 वर्ष तक शासन करने के बाद इनकी हर्ष की मृत्यु होती है। अभी मैंने फैक्ट जो बताया, एक शैव थे लेकिन बुद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। यहां से हमारा जो पीईटी के हिसाब से जो एक तरह से एंशियंट हिस्ट्री है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है।
एंशियंट हिस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी है। इसकी इंग्लिश पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं।